नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग यह पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में। पार्ट 2 है ना, चैप्टर 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सजीव निर्जीव वस्तुएं, किसको सजीव बोलते हैं किसको निर्जीव बोलते हैं। उसमें प्राकृतिक वस्तुओं को भी हम लोग बांट के पढ़े थे, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग पढ़े थे। आप अगर वीडियो देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। उसके बाद जो है इस वीडियो को आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, तो सजीवों की विशेषताएं, है ना। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषता होती है, उसके कारण ही हम लोग सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं कि नहीं यह सजीव है और यह जो है वस्तु निर्जीव है। तो चलिए हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग इसके विशेषताओं को अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुओं की विशेषताएं, है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके जो विशेषताएं हैं वह बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें लोग 7 विशेषताओं को, यानी टोटल 7 विशेषताओं को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आपका इस वीडियो में 4 विशेषताएं होंगी और इसके बाद वाली वीडियो में और भी 3 विशेषताएं होंगी, और उसके बारे में और भी हम लोग पूरा सारांश कर सकते हैं कि चैप्टर को देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, वो आइडिया हमको आपको देंगे किस तरह से क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर इसकी विशेषता होगी क्या, तो सजीव वस्तुएं क्या करती है, तो जल एवं भोजन करती है। सजीव वस्तुएं को जल एवं है ना भोजन की आवश्यकता होती है ना। यानी दोनों की आवश्यकता होती है, जल और भोजन दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्यों आखिर भोजन की आवश्यकता होती है, क्यों जल की आवश्यकता होती है, तो देखिए जल और भोजन बिना सजीव क्या हो सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। जल और भोजन के बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता है। कारण है कि उसके भोजन ग्रहण करने से ही उसके शरीर में एनर्जी मिलती है, वो ग्रोथ करता है, वो चलता फिरता है, बोलता है, या शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती है अपने अपने खुद। जैसे हार्ट है तो आप सोते भी रहते हैं तो अब हार्ट क्या करता है, पंप करता है, धड़कते रहता है। तो उस सभी चीज़ों के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, शरीर क्या होगा, है ना, खत्म हो जाएगा, यानी जीवित ही नहीं, प्राणी जीवित ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो किस किस प्रकार की ज़रूरत होती है, किस किस तरह के भोजन की ज़रूरत होती है, कौन कौन से जंतुओं के लिए। तो देखिए हम लोग जो है वह, यानी जो जीव जंतु है वह आश्रित होते हैं, किस पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, ऐसा नहीं है। जंतुओं को वर्गीकरण हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे कि अकॉर्डिंग टू, है ना, खाने के अकॉर्डिंग में किस प्रकार से जंतु अलग अलग होते हैं, जैसे मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी। तो मांसाहारी के लिए वो आश्रित नहीं होते हैं कि वह साग सब्जी खाएंगे, यानी पेड़ पौधे पर आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन
भले मांस खाते हैं लेकिन जिसको वो खाते हैं वो तो आश्रित है, तो एक दूसरे का कड़ी यानी श्रृंखला बनता है, यानी फूड चेन बनता है। तो हम लोग देखें कि जो जंतु होते हैं, यानी जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका गाय, बैल है ना, बकरी, भेड़, हिरन, ये सभी क्या करते हैं, तो घास खाते हैं, है ना, क्या करते हैं, घास खाते हैं। और यानी कह सकते हैं कि अनाज, है ना, अनाज भी खा सकते हैं। तो ये सभी जो है घासों को, मतलब कह सकते हैं कि पत्ती, जो पेड़ के पत्तियाँ होते हैं वे भी खाते हैं। तो इन सभी का भोजन घास हो गया, अनाज हो गया। चलिए अगर हम दूसरे का बारे में बात करें कि शेर, चित्ता, लोमड़ी, है ना, ये सब क्या खाते हैं, तो ये सब बताइए, मांस खाते हैं, है कि नहीं। अब किसी प्रकार का मांस हो, हिरन का मांस हो या और भी कोई जंतुओं का मांस हो। चलिए अगर हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य हो गया, है कि नहीं, बिल्ली, बिल्ली, तो इस प्रकार के जंतु होते हैं और वे भोजन भी खाते हैं और साथ साथ, जैसे कुत्ता, बिल्ली के साथ अब कुत्ता भी इसको लिख लेते हैं, कुत्ता। ये इस प्रकार के जंतु जो होते हैं वे सर्वाहारी टाइप का होते हैं, मतलब मांस भी खाएंगे और साथ साथ शाक भी खाएंगे। तो मनुष्य अगर बारे में बात करें तो क्या करता है, तो चावल खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है कि नहीं, सब्जी खाता है, दूध पीता है, मछली खाता है, मांस खाता है। तो हम जो भी इसको उदाहरण लिए हैं, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, ये सभी चीज़ों को, अगर आप बिल्ली को चावल दीजिएगा तो वो भी खाती है, कुत्ता को दीजिएगा तो वो भी खाता है। तो सब्जी, दूध, चावल, मछली, मांस, अंडा, ये सभी प्रकार के जो जंतुओं खाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तो वह जिंदा रहता है, क्योंकि सजीव होते ही हैं। वैसे वैसे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं, तो सजीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वे भोजन करते हैं, है कि नहीं। अब अगर हम पेड़ पौधे के बारे में बात करें तो पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। आप याद रखिएगा कि पेड़ पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। तो स्वयं कैसे भोजन बनाएगा, तो देखिए वह नीचे से जड़ों से खनिज लवण और साथ जल को लेता है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है सूरज के प्रकाश में, और उससे पत्तियां जो होती है वो क्या करती है, खाना बनाती है ना, उसमें खाना बनता है। मतलब ये सभी के फलस्वरूप सूरज के प्रकाश में, तो वे स्वयं खाना बनाती है पत्तियां और सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी सभी पेड़ पौधे, तन्ने, जड़, जितने सारे उसके भाग होते हैं सभी भागों में पहुंचाने का काम करती है कि नहीं। तो वे स्वयं भोजन करती हैं और मतलब स्वयं भोजन बनाती है कि नहीं। और इनको कौन खाता है, तो शाकाहारी। शाकाहारी कौन खाता है, तो मांसाहारी। तो इस तरह से भोजन की प्रक्रिया चलती है ना। बच्चों को आप देखे होंगे माँ क्या करती है, दूध पिलाती है कि नहीं। तो भोजन तो उसके लिए आवश्यक है, सभी के लिए भोजन आवश्यक है। चलिए तो हम लोग देख लिए इसका फर्स्ट जो है जल और भोजन की आवश्यकता होती है, इस पॉइंट को देख लिए। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। सजीव वस्तुएं क्या करती है, तो सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। अब कैसे वृद्धि करती है, तो आप समझ सकते हैं। जैसे शिशु,
है ना। शिशु जब दूध पीता है तो दूध पीने के फलस्वरूप क्या होता है, तो वयस्क बनता है, वयस्क बनता है। अगर हम, है ना, अगर हम चूजा की बात करें, चूजा की अगर बात करें तो चूजा को अगर अब, है ना, जो मुर्गी होती है अगर उसको भोजन देती है चूजों को तो क्या करती है, तो चूजा बड़ा होकर फिर मुर्गी बन जाती है, मुर्गी बन जाती है कि नहीं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि छोटा सा जो बच्चा होता है, जैसे हम कर सकते हैं बकरी का छोटा सा बच्चा लीजिए, है ना, बकरी का छोटा सा बच्चा लीजिए, बकरी का बच्चा जिसको, तो बकरी का बच्चा भी आगे चल क्या बन जाता है, तो बकरी का रूप ले लेता है ना, बकरी बन जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन सभी में हो रही है वृद्धि, है ना। शेर का छोटा सा बच्चा है तो वो भी, अगर हम छोटे से अगर पौधे के बारे में बात करें तो पौधे, है ना, पौधे आगे चलकर क्या बन जाते हैं, तो पेड़ का रूप ले लेते हैं, है कि नहीं। तो सभी में क्या हो रही है, तो सभी में वृद्धि हो रही है। तो भोजन करने से वृद्धि होती है ना। और ये लक्षण किस में होते हैं, तो सजीव में होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सजीव में वृद्धि, है ना, सजीव में वृद्धि होने के लक्षण होते हैं। अगर देखिए, अगर पेड़ पौधे में आकार में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी आकार उसका बढ़ रहा है, तो भी हम कहेंगे कि उसमें वृद्धि हो रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका ग्रोथ जो है ऊपर की ओर हो, ऊंचाई ही बढ़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसका हर एक क्षेत्रों में जब उसका वृद्धि होता है तब कहते हैं कि वह वृद्धि कर रहा है कि नहीं। छोटा सा बच्चा लंबाई में भी बढ़ता है, चौड़ाई में भी, हर एक ढंग से सभी अंग उसका विकास करते हैं, तो उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पॉइंट को देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि पौधे जो होते हैं वे क्या करते हैं, तो पौधे सांस लेते हैं, यानी पौधे नहीं, सजीव वस्तुएं। तीसरा उसका जो गुण है, वस्तुओं की विशेषता है, वह सजीव वस्तुएं सांस लेती है कि नहीं। यानी लिविंग थिंग्स रिस्पायर, या कह सकते हैं ब्रीथ, वे सांस लेती है। तो केवल सजीव वस्तुओं में सांस लेने का गुण होता है, निर्जीव वस्तुओं में सांस लेने का गुण नहीं होता है। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती है। तो देखिए, सभी जो सजीव होते हैं, सभी सजीव, है ना, वायु से ऑक्सीजन लेती है, और, है ना, सभी सजीव वायु से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका हम, है ना, इसका सूत्र लिखते हैं CO2, अब इसका होता है O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ती है, वायुमंडल में छोड़ती है, ठीक है। जितने सारे सजीव आपको दिख रहे हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, और पेड़ पौधे भी श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन क्यों ग्रहण करते हैं, तो उनका देखिए, ऑक्सीजन ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे सारी की सारी कोशिकाएँ जो होती है, जीव जंतुओं की कोशिकाएँ, पेड़ पौधे की कोशिकाएँ, सभी श्वसन करता है कि नहीं। और सभी श्वसन के फलस्वरूप, यानी श्वसन, यानी कोशिकाएँ श्वसन करेंगी तो कुछ तो काम होगा। तो जो भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी ग्लूकोज के रूप में, तो आप नहीं समझिएगा ग्लूकोज क्या होता है, आगे क्लास में आप सीखिएगा। बस ये समझिए कि जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन का बस उससे एनर्जी प्राप्त करवाने का काम जो होता है, यही श्वसन का होता है। यानी श्वसन करता है तो वो उसको तोड़ता है ना, विखंडित करता है, और उससे ऊर्जा निकलता है, और उस ऊर्जा को इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, तो चलने फिरने बोलने में करते हैं, दौड़ने में करते हैं, खेलने कूदने में करते हैं, हर एक जो है क्रियाकलाप को करने में करते हैं।
तो याद रखिएगा कि सभी सजीव जो होते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है और है ना, वायु से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ती है। तब बोलिए कि सर ऑक्सीजन आता कहाँ से है? तो देखिए हमारे जो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है कि नहीं? तो वही से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अब आखिर ऑक्सीजन आया कहाँ से? तो पेड़ पौधे रिलीज करता है, पेड़ पौधे छोड़ता है ना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी पौधे जब भोजन बनाते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन वे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब खाना बनाते हैं तब। तो इस तरह से हमारे पर्यावरण संतुलित रहता है, एक तरफ से ऑक्सीजन रिलीज होता है, हम लोग उसको लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पौधे की जरूरत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि है ना, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं और सांस लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है उन्हें, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसका लास्ट पॉइंट को देखते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, अगर पेड़ पौधा में अगर बात करें तो पेड़ पौधा में है ना, पेड़ पौधे में है ना, पेड़ पौधे के पत्तियों में है ना रंध्र पाया जाता है। रंध्र मतलब जिसको मतलब स्टोमा पाया जाता है और इसी से क्या करते हैं, तो वे श्वसन करते हैं। ठीक है, रंध्र पाया जाता है। और मनुष्य क्या करता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के है ना जंतुओं को सांस लेने के अलग से सिस्टम होते हैं। जब ये मनुष्य हो गया है ना, कबूतर हो गया, आपका गाय हो गई है ना, ये सभी किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो नाक मतलब फेफड़ा के द्वारा। ये नाक जो हमारा है इसके द्वारा वायु जाती है और फेफड़ा जो है उसको ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर के भागों में पहुंचाता है। तो फेफड़ा के द्वारा जो है मनुष्य, गाय है ना, और भी जितने जीव जंतु हैं सब लगभग फेफड़े से लेते हैं। अगर हम मछली के बारे में बात करें तो मछलियाँ जो होती है वो गलफड़े से लेती है। किससे लेती है, तो गलफड़े से वे सांस लेती है। ठीक है, और भी जीव जंतु अलग अलग मतलब जो है उसको द्वारा सांस लेते हैं। तो मनुष्य, गाय, कबूतर ये सब नाक से, मछली जो होती है वे गिल्स मतलब गलफड़े कह सकते हैं कि गिल से सांस लेती है, गलफड़े से सांस लेती है। तो हम लोग समझ गए कि सजीवों में किस प्रकार से सांस लेने की प्रक्रिया होती है और उसका सजीव का कारण क्या होता है, मतलब सजीव आखिर सांस लेता तो है किस लिए सांस लेता है। तो आइए हम लोग अब चौथे नंबर पॉइंट को देखते हैं। चौथे नंबर पॉइंट जो है गति, है ना। सजीव वस्तुएं गति करती है। सजीव वस्तुएं क्या करती है, तो सजीव वस्तुएं गति करती है ना। अब सजीव वस्तुएं गति करेगी, किस प्रकार से गति करेगी, तो देखिए सजीव वस्तुओं की जरूरत होती है एक स्थान से दूसरी जगह जाना, है ना। हर एक तरह से क्रियाकलाप के थ्रू उनको भोजन चाहिए तो भोजन के लिए जाते हैं, काम चाहिए तो काम के लिए जाते हैं, है कि नहीं। तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वही क्या कहलाते हैं, गति करना। सभी गति नहीं करते हैं। जैसे अगर कहें कि सर आप ऐसे कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ जो होती हैं रोड पर जो चलती हैं वो सभी तो गति करती है। तो देखिए उसको गति करवाने का बाह्य कारक होता है, उसके शरीर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम लोग अलग से फ्यूल देते हैं, पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, तब वो जो है गति करता है। और वह प्राकृतिक वस्तुएं नहीं है, वह मानव निर्मित है। तो उसको हम बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वे गति करते हैं तो बाह्य कारण से उसमें गति होता है। लेकिन सजीव जगत में गति होता है उस किसके कारण होता है, तो वह भोजन के थ्रू होता है और ये प्राकृतिक होता है। तो आइए हम कुछ सजीव जगत के बारे में बात करते हैं। जैसे कौन कौन गति करता है, तो देखिए आपका मनुष्य गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वो काम के द्वारा जाए, काम के लिए जाए, या फिर खाने के लिए जाए, पीने के लिए जाए, खेलने के लिए जाए, दौड़ने के लिए जाए, किसी लिए जाता है, तो या घूमने भ्रमण करने के लिए जाए तो गति करता है कि नहीं। गाय ये भी गति करती है ना। खरगोश
ये जितने सारे हम लिख रहे हैं सजीव, है ना, सजीव प्राणियों को, इस सभी में गति होती है कि नहीं? इन सभी में गति होती है। किस में? तो मनुष्य में, गाय में, खरगोश में। अब कहेंगे कि मानव मेड यानी मानव निर्मित वस्तुओं में गति नहीं होती है। मानव निर्मित वस्तुओं में गति नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मानव निर्मित ही, प्राकृतिक जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे पहाड़, पेड़, जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, है कि नहीं, आपका चंद्रमा हो गया, ये सब चीज़ों में गति नहीं होती है। तो बोलेंगे सर तो गति करती है। देखते हैं कि पानी जो है फ्लो होता है, तो पानी फ्लो होता है, नदी फ्लो नहीं होता, पानी फ्लो होता है। और वह फ्लो होने का उसका कारण है उसके गुण, यानी लिक्विड का गुण के कारण वो फ्लो होता है। ऐसा नहीं कि उसमें गति अपने आप होती है कि नहीं? तो निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है और सजीव वस्तु में गति होती है कि नहीं? अगर निर्जीव वस्तु में गति होती है तो उसका बाह्य कोई कारण होता है ना, उसके आंतरिक कोई कारण नहीं होता है, लेकिन सजीवों में आंतरिक गति होने का कारण होता है ना। तो आप इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को देख लिए, है ना। वह सजीव वस्तुएं सांस लेती है लेकिन निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती है, उनकी आवश्यकता सांस लेने की नहीं पड़ती है। तो इसमें 4 पॉइंट देखें। सजीव वस्तुओं की जल एवं भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं? सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या देखें? सजीव वस्तुएं सांस लेती है। और चौथा नंबर आपका क्या देखें? सजीव वस्तुएं गति करती है। तो एक आपका 4 पॉइंट है। इस वीडियो में हम लोग सभी चीज़ों को देखें, पारंपरिक से अच्छी तरह से हम लोग इसको समझें, जानें। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग और जो शेष बचे हुए हैं इसकी विशेषताएं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के लिए बस इतना ही तक, है ना। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर यानी इसी अध्याय के पार्ट 3 में, है ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।